हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आज हम पार्ट 10 का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए। तो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क में आप सभी जानते हो टोपोलॉजी का अर्थ है कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, तार्किक रूप से किस प्रकार से व्यवस्थित है, वो टोपोलॉजी कहलाती है। तो कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है, बस, रिंग, ट्री या स्पाइडर। तो आपने टोपोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि बस टोपोलॉजी भी होती है, रिंग टोपोलॉजी भी होती है, ट्री टोपोलॉजी भी होती है, जबकि स्पाइडर है इस नाम से कोई भी टोपोलॉजी जो नेटवर्क का प्रकार है वो नहीं होता है। इसलिए यहाँ ये पूछा है कि कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 है स्पाइडर, ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आस्की कोड प्रत्येक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कितने बिट्स का प्रयोग करता है। यानी जो ASCII कोड है वो प्रत्येक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितने बिट का प्रयोग करता है, 16, 8, 32 या कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 8। यानी जो ASCII कोड है वो 8 बिट का होता है और एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 8 बिट का ये उपयोग करता है। ASCII वैसे ASCII ये इसका नाम है ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना। एक तो 7 बिट का भी होता है और एक 8 बिट का भी होता है। तो यहाँ एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 8 बिट का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़ NT, यूनिक्स, डॉस या जावा। तो ऊपर के तीनों है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जावा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जावा। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट का क्या उपयोग है। यानी जो स्प्रेडशीट है उसका क्या उपयोग है, स्प्रेडशीट क्या काम आती है, वीडियो और ऑडियो को एडिट करने काम आती है, नहीं। टेक्स्ट, ग्राफिक और एनिमेशन के प्रयोग से डायनेमिक सूचनाबद्ध स्लाइड बनाने काम आती है, नहीं। स्लाइड बनाने काम नहीं आती, स्लाइड बनाने के लिए पावर पॉइंट काम आता है। वीडियो ऑडियो को एडिट करने के लिए वीडियो एडिटर होते हैं। विशेष निष्कर्षों को उजागर करने के लिए कस्टम हैंडआउट, चार्ट्स और रिपोर्ट्स तैयार करने काम आता है। हाँ, बिल्कुल सही है, विशेष निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए कस्टम हैंडआउट्स है, चार्ट्स है, रिपोर्ट्स आदि तैयार की जाती है MS एक्सेल में। तो MS एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है, एक गणितीय प्रोग्राम है जिससे हम गणितीय कार्य कर सकते हैं, चार्ट और रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। लास्ट का ऑप्शन है, आपको विभिन्न प्रकार की दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। तो ये दस्तावेज बनाने की अनुमति नहीं देता। दस्तावेज बनाने के लिए हम MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट का प्रोग्राम है। तो एक्सेल जो है वो चार्ट और रिपोर्ट तैयार करने का काम आता है। अगला प्रश्न है, टास्क मैनेजर यानी कार्य प्रबंधक का उद्देश्य क्या है। टास्क मैनेजर का उद्देश्य क्या है। टास्क मैनेजर का उद्देश्य स्क्रीन पर सभी विंडोज़ की व्यवस्था करना, ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्रामों को सूचीबद्ध करना, कार्यक्रम स्टार्ट करना, या A और B दोनों सही है। तो जो टास्क मैनेजर है उसका जो कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्रामों को सूचीबद्ध करना, ये इसका कार्य है टास्क मैनेजर का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको सूचीबद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, PDA का पूरा नाम क्या है। PDA का पूरा नाम क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल एडेप्टर, प्रोसेस डिजिटल और एनालॉग, पर्सनल ड्राइवर असिस्टेंट। तो जो PDA है, PDA का पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर A है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला प्रश्न है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं है। यानी जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं। तो ये स्वयं क्या है, प्रोग्राम्स, हाई लेवल लैंग्वेज, हार्डवेयर या लो लेवल लैंग्वेज।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम्स, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो स्वयं एक प्रोग्राम्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो कहलाता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लिनक्स, यूनिक्स, एमएस वर्ड या एमएस विंडोज़? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, तो वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि जो लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है जिसे एक्सेल गणना करने में समर्थ नहीं होगा? यानी एक्सेल कौन सी कैलकुलेशन को, कौन सी फॉर्मूले को गणना नहीं कर सकता? तो ऑप्शन आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर का ऑप्शन। आप सभी जानते हैं बराबर, एक्सेल में हर फॉर्मूला बराबर के चिन्ह से प्रारंभ होता है। उसके बाद सम, ये कैलकुलेशन योग करने के लिए है, एडिशन करने के लिए। और यहाँ सेल्स माइनस A3 जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है, इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकता, इसमें एरर आ जाएगी। और बाकी सभी है, ये जो रेंज है, सेल रेंज है, इसको 5 से गुणा कर रहा है, ऐसा कर सकता है। सेल रेंज में 10 का भाग देखिए 10 घटाना, ये भी संभव है। और सेल रेंज में 10 घटा रहा है तो ये भी संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, FATC अभिप्राय है। FATC क्या अभिप्राय है? फेट, इसका पूरा नाम क्या है फेट का? तो फाइल, इसका होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फेट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल, याद रखना, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है, एक डॉक्यूमेंट में वह अधिकतम कॉलमों की संख्या एक डॉक्यूमेंट में अधिकतम कॉलमों की संख्या कितनी होगी जिसे एक एमएस वर्ड टेबल में इंसर्ट किया जा सकता है? यानी एमएस एक्सेल में अधिकतम कॉलमों की संख्या कितनी होगी जिसे एमएस वर्ड टेबल में इंसर्ट किया जा सकता है? यानी एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं, उसमें कितने कॉलम हम अधिकतम इंसर्ट कर सकते हैं? 35, 15, 63 या 65? उसका राइट आंसर हो जाएगा 63। अधिकतम हम 63 है कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। आप सभी जानते हो, जैसे टेबल हम बनाते हैं तो इसमें ये तो रो होती है और ये कॉलम होते हैं। इस प्रकार से हॉरिजेंटल जो लाइंस है उनसे रो बनती हैं और वर्टिकल जो है उनसे कॉलम बनते हैं। तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम अधिकतम हम 63 बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शॉर्टकट कुंजी विंडो लोगो प्लस R, जो विंडो लोगो की कुंजी आती है जिसको हम विंडो की कहते हैं, प्लस R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विंडोज़ की सहायता लेने के लिए, कुंजी पटल को लॉक करने के लिए, संवाद बॉक्स खोलने के लिए या उपयोगिता प्रबंधक खोलने के लिए? तो जो विंडो R है, आप सभी जानते हो, विंडो प्लस R, ये जो हम बनाते हैं संवाद बॉक्स खोलने के लिए, इससे क्या होता है, रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। आप सभी जानते हो, रन नाम से डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें हम किसी भी प्रोग्राम को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रारंभ करने के लिए हम कमांड दे सकते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड प्रारंभ करते हैं तो इसमें विन वर्ड लिख के और हम रन करते हैं तो एमएस वर्ड का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ संवाद बॉक्स खोलने के लिए विंडो R का प्रयोग किया जाता है। अगला है, टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। जो कीबोर्ड में टैब बटन होता है, टैब के माध्यम से हम आगे बढ़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो होगा कंट्रोल टैब। कौन सा होगा? कंट्रोल टैब। नेक्स्ट है, बेस फाइलों की एक्सटेंशन होती है। जो बेस फाइल होती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है? उनका एक्सटेंशन होता है .bat। .bat जो फाइल होती है वो बेस फाइल कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बेंच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन को एक नई फाइल में रखा जाता है।
यानी प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट है वो सभी को एक सिंगल बेंच में, यानी एक ही सिंगल बेंच में कन्वर्ट करता है, एक ही बेंच में उसको कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन को एक नई फाइल में रख देता है। ऐसा कहलाता है कंपाइलर। क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। मैंने आपको बताया कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, प्रोग्राम में जितनी भी लाइन्स है पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही रीड करके और उनमें कंपाइल कर देता है, एक साथ कंपाइल कर देता है और उनकी एक अलग फाइल बना देता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल अलग बन जाती है। तो ये कार्य करता है कंपाइलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? बिल्ट इन आप सभी जानते हो, यानी जो पहले से बने हुए हैं। हम यूजर डिफाइन फंक्शन, यानी उपयोगकर्ता है, यूजर है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार अन्य फंक्शन का निर्माण कर सकता है, लेकिन जो प्री बिल्ट फंक्शन है पहले से बने हुए एक्सेल में, वो कौन सा इनमें से नहीं है? तो सम फंक्शन पहले से होता है, एवरेज फंक्शन होता है, मैक्स नाम से फंक्शन होता है, ये टोटल नाम से कोई फंक्शन एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ये टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स निम्न में से किस व्यक्ति ने विकसित किया है? यानी लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किसने विकसित किया है? बिल गेट्स ने, लाइनस टॉरवाल्ड्स ने, केन थॉमसन ने या डेनिस रिची ने? तो यहाँ लाइनस टॉरवाल्ड ने लिनक्स का आविष्कार किया है, यानी इसका विकसित किया है लाइनस टॉरवाल्ड्स ने। जो लिनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज समझा जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव को फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी या नॉन परमानेंट? तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब है नहीं उड़ने वाली मेमोरी, यानी इसमें जो डाटा सेव होता है वो नष्ट नहीं होता। लाइट की आपूर्ति बंद होने पर, विद्युत आपूर्ति बंद होने पर भी डाटा उसमें बना ही रहता है। जबकि जो रैम होती है, रैम को हम क्या कहते हैं? रैम को हम वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब है कि बिजली की आपूर्ति बंद होती है उसमें जो डेटा है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए रैम क्या है? वोलेटाइल कहलाती है। जबकि हार्ड डिस्क जो है ये नॉन वोलेटाइल की श्रेणी में आती है। तो हर प्रश्न को आप समझ समझ के जब करोगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगी, और आप कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न आएंगे सभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल आप इससे जुड़े रहें और प्रत्येक प्रश्न को बार बार इसको रिवीजन करें। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन करने के तरीके को कंट्रोल करता है और ऐसा संसाधन उपलब्ध करता है जिसके द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम के जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है। पहली बात तो है कंप्यूटर सिस्टम के जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है और ऐसा साधन उपलब्ध करता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर के साथ यूजर क्या करता है? इंटरेक्ट कर सकता है। प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मदरबोर्ड है। उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न तरीकों को कंट्रोल करता है, साथ ही यूजर के साथ इंटरेक्ट भी करता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता, ये आप देख सकते हो bluestar@mars.org है, तो यहाँ mars.org क्या दर्शाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ कि इंटरनेट में जो ईमेल पता होता है वो हमेशा इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हो कि ईमेल पता है ये लिखा हुआ है। तो किसी भी ईमेल पते में क्या होता है? ईमेल की पते में दो भाग होते हैं। पहला भाग @ से पहले का भाग, ये पहला भाग कहलाता है, और @ के बाद का भाग ये दूसरा भाग, इसको आप समझ सकते हैं। तो @ से पहले का जो भाग है ये कहलाता है यूज़र नेम। क्या कहलाता है? यूज़र नेम, यानी यूज़र का नाम। यहाँ हम कोई भी नाम अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं ईमेल आईडी बनाते समय। और दूसरा @ के बाद का भाग है ये कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो इससे यह पता चलता है कि हमारी जो ईमेल पता है हमने कौन सी वेबसाइट पर बनाया है, कौन से डोमेन पर हमने बनाया है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ प्रश्न यहाँ पूछा है कि यहाँ पर जो @ के बाद का जो भाग है mars.org क्या दर्शाता है? तो मैंने आपको बताया कि डोमेन के नाम को बताता है कि हम कौन सी साइट पे हमने ईमेल पता बनाया है, कौन से डोमेन पर बनाया है। तो यहाँ ये डोमेन के नाम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? डोमेन के नाम को। यदि @ के पहले का भाग पूछता तो वो यूज़र के नाम को होता, लेकिन यहाँ @ के बाद का जो भाग है mars.org इसके लिए पूछा है, तो यहाँ डोमेन के नाम का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है अनेक से अनेक यानी मेनी टू मेनी किस प्रारूप में देखा जा सकता है। मेनी टू मेनी जो फॉर्मेट है वो कौन से प्रारूप में देख सकते हैं हम, हायरार्किकल मॉडल में, नेटवर्क मॉडल में, रिलेशनल मॉडल में या डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में। तो मेनी टू मेनी जो है, मेनी टू मेनी, ये जो हम है नेटवर्क मॉडल में दे सकते हैं इसका, इसमें नेटवर्क मॉडल में। अगला प्रश्न है HDLC का मतलब क्या है, यानी HDLC का पूरा नाम आपको बताना है। HDLC आपने पढ़ा होगा, जो शेड सब्जेक्ट अपने सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, उसी का ही भाग है HDLC। तो HDLC का पूरा नाम होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ध्यान देना, SDLC इसका मतलब होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैंने आपको बताया। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप चैनल पर जुड़े रहे, अपना प्यार दिखाते रहें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।